हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी बाय कृष्णा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के हिंदी अध्याय 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के सभी वीवीआई इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो दोस्तों, क्या कह रहा है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। तो लेखक जो है, लेखक यानी भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, विडंबना का अर्थ क्या होता है। तो विडंबना का मतलब होता है मजाक। तो क्या कहता है, लेखक किस मजाक की बात करते हैं कि मजाक, और मजाक का स्वरूप क्या है। तो दोस्तों, लेखक भीमराव अंबेडकर जी मजाक की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इस युग में भी, आज के आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषकों का तर्क यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों, जातिवाद के जो पोषक है उनका कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज में भी कार्य कुशलता के लिए क्या है, श्रम विभाजन आवश्यक है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे कोई मिस्त्री का लड़का है तो मिस्त्री वाला ही काम अच्छी तरह से कर सकता है। अगर वो डॉक्टर या इंजीनियर कुछ और भी बन जाए तो अच्छी ढंग से नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो है जातिवाद के पोषक जो है, पोषक तत्व, इनका तर्क यह है कि आधुनिक समाज में यानी आज के समाज में भी कार्य कुशलता के लिए क्या है, श्रम विभाजन आवश्यक है। क्योंकि जो जैसे मान लीजिए हलवाई का लड़का है तो हलवाई वाला ही काम अच्छे ढंग से कर सकता है। डॉक्टर और इंजीनियर अगर बनता है तो उस तरह से अच्छे ढंग से वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए यह जो है आज के जातिवाद के पोषकों का तर्क यही है कि आधुनिक समाज में भी, आज के समाज में भी क्या है, श्रम विभाजन आवश्यक है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। और कह रहा है जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। ये जो जातिवाद के पक्ष वाले सब तर्क देते हैं, इन पर जो है लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, आपत्ति क्या है। तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है। जाति प्रथा क्या है, श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। क्या करता है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक ने प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार की जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है। जाति प्रथा जो है किसका, श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। जो है किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन जो है व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं को यानी अलग अलग पहलुओं को अस्वाभाविक विभाजन यानी अलग अलग विभाजन नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। क्या है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, उत्तर है भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है। श्रम विभाजन क्या है,
अस्वाभाविक है क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो कि व्यवस्था अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ाने वाला है। क्या दोस्तों, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है। कार्यकुशलता के आधार पर मतलब क्या, जो श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता, इसमें श्रमिकों की रुचि नहीं होती है और इनके आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता के गर्भ में ही, यानी बच्चे जब जन्म भी नहीं लेते हैं उसी समय श्रम विभाजन कर दिया जाता है। जैसे कोई बनिए का लड़का है तो ये बनिया ही बनेगा, इस तरह से पैदा होने से पहले ही इनका विभाजन कर दिया जाता है दोस्तों। तो यह क्या है, व्यवस्था और अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ावा देने वाला है। दोस्तों इसमें क्या होता है, व्यवस्था होता है, श्रमिकों का क्या होता है, व्यवस्था होता है और अरुचिपूर्ण होता है। अरुचिपूर्ण का मतलब इसमें रुचि नहीं होता है उनका, अरुचिपूर्ण होता है, इसमें जो है माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, तो इसीलिए तो अरुचिपूर्ण कारण है, इसीलिए गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ावा देने वाला है, इसीलिए यह स्वाभाविक नहीं है। तो भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती, फिर शायद दोस्तों एक बार पढ़ लेते हैं। भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा श्रमिकों की रुचि होती है उस रुचि के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता के गर्भ में ही, जब बच्चा पैदा भी नहीं होता, गर्भ में ही इनका विभाजन कर दिया जाता है। कि जैसे मिस्त्री का लड़का है तो मिस्त्री बनेगा, आगे चलकर डॉक्टर या इंजीनियर ये नहीं बन सकता और उसमें अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता। अगर ये बनिए का लड़का है तो बनिया वाला ही काम करेगा अच्छे ढंग से, अगर डॉक्टर बन जाता है तो अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा। तो इससे इसका पहले ही विभाजन कर दिया जाता है, जो कि इसके लिए क्या होता है, श्रमिकों के लिए इसकी व्यवस्था होती है और इसके लिए रुचिपूर्ण नहीं होता है, अरुचिपूर्ण होता है, इसीलिए अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ावा देने वाला है। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण इसलिए है क्योंकि भारत में जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। श्रम विभाजन का आधार जाति है, चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस वर्ग में रुचि रखता हो या नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। जब श्रमिकों को कोई काम करने में रुचि ही न हो, न दिल लगे न दिमाग लगे, तो इस तरह से उस कोई भी कार्य में कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। बात सही है दोस्तों, अगर कोई भी काम करता है उसमें न दिल लगे न दिमाग लगे, उसमें रुचि ना हो, तो कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं कर सकता है ना। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है क्योंकि भारतीय समाज में क्या होता है, श्रम विभाजन का आधार जाति है, चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं हो। कार्य कुशल का मतलब श्रमिक चाहे अच्छा हो या ना हो, पर हम इस प्रकार कह सकते हैं कि श्रमिकों कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग लगे, तो कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। तो बेरोजगारी का इसीलिए प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योगों
में गरीबी और उत्पीड़न से भरी भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? तो लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं। लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं। इसमें भी वही होगा दोस्तों, जैसे डॉक्टर अंबेडकर जो है हमारा लेखक भीमराव अंबेडकर जो है उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किनको मानता है? निर्धारित कार्य को मानते हैं। क्योंकि निर्धारित कार्य मतलब क्या? जैसे कोई लड़का बनिए का लड़का है तो वही काम कर सकता है अच्छे ढंग से, तो क्या होता है? निर्धारित होता है। मिस्त्री का लड़का है मिस्त्री बनेगा, जैसे हलवाई का लड़का है हलवाई बनेगा, वही काम कर सकता है अच्छा से। इसीलिए इस समस्या बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। इसीलिए है जो लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में भी गरीबी और उत्पीड़न को बड़ी समस्या, इससे भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? इस निर्धारित कार्य को मानते हैं। क्योंकि अरुचि और व्यवस्था वश मनुष्य काम को टालने लगता है। जिस काम में अगर रुचि नहीं हो और व्यवस्था हो करने के लिए, जो है विवश होकर कोई काम करना पड़े और रुचि भी ना हो, तो उस काम को क्या करता है? मनुष्य टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है, और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में न दिल लगे ना दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है? तो ऐसे काम करने में अगर दिल ना लगे ना दिमाग लगे, तो ऐसे काम में कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है? तो कुशलता मतलब क्या दोस्तों? कोई काम अगर नहीं करने में मन ना लगे, दिमाग ना काम करे, अरुचि हो, है ना, तो उस काम को हम टालते जाते हैं और क्या होता है? उस काम को करने के लिए काम को कम करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? दिल दिमाग काम नहीं करता है, तो उसमें कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है ना? चलो दोस्तों एक बार और पढ़ लेते हैं। लेखक के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? तो लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं। क्योंकि अरुचि और व्यवस्था मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में ना दिल लगे ना दिमाग लगे, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? कह रहा है दोस्तों, लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। तो कैसे? तो अस्वाभाविक समविभाजन और बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और विवशता, श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि। तो दोस्तों लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। और स्वाभाविक समविभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और विवशता, श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो दोस्तों इसका है, तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए। लेखक ने क्या कहा? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए विशेषता आवश्यक है, क्या सब है? तो बहुविध हितों में सबका भाग
समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए, है ना दोस्तों। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने अनेक विशेषताओं का आवश्यक माना है, जैसे बहुविध हितों में क्या सबका भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। तात्पर्य है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि दोस्तों हमें समाज में किस तरह से रहना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। जैसे दूध और पानी को मिला देंगे तो उसमें से दूध और पानी अलग अलग नहीं निकाल सकते, है ना दोस्तों। तो इस तरह से हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना से होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। हमें क्या होनी चाहिए दोस्तों, साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखें। तो इसका हो जाएगा दोस्तों आंसर, आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। विडंबना का मतलब बताए थे दोस्तों, विडंबना मतलब होता है मजाक, विडंबना का मतलब होता है मजाक, है ना। तो क्या है, आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी मजाक है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है। लोग क्या करते हैं, जाति प्रथा क्या करते हैं, जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन जो है वो श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निसंदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है। श्रम विभाजन क्या है, निसंदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है, श्रमिक विभाजन नहीं। श्रम विभाजन जो है दोस्तों वो क्या करते, लेखक कहते हैं निसंदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है पर श्रमिक विभाजन नहीं। जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है और इनमें ऊंच नीच का भेद करती है। क्या कहता है दोस्तों, लेखक कहते हैं जाति प्रथा जो है श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है और उनमें ऊंच नीच का भेदभाव करती है ना। वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है। श्रम विभाजन कैसे, मनुष्य की रुचि पर होता है। पर यहाँ पर तो क्या है दोस्तों, इस कहानी में देखें, हम पढ़े तो देखें क्या है इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। जो श्रम विभाजन में क्या होता है, मनुष्य की रुचि और रुचि पर आधारित है ना। तो यहाँ है क्योंकि श्रम विभाजन में क्या होता है, मनुष्य की रुचि होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मना पेशा थोप देती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, कह रहा है जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता। जाति प्रथा जो है इसको श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि मनुष्य की रुचि पर, श्रम विभाजन जो है मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा क्या होता है, मनुष्य के जन्म से पहले ही उस पर थोप दिया जाता है। तो मनुष्य की रुचि और रुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती। इसमें क्या होता है, जाति प्रथा में जो है दोस्तों मनुष्य की रुचि और अरुचि कोई मायने नहीं रखती, रुचि हो या ना हो, है ना। तो ऐसी हालत में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करता है। ऐसी हालत में जो है दोस्तों व्यक्ति क्या करता है, अपना काम टालू ढंग से करता है, टालने लगता है, इस तरह से करता है, मन नहीं लगता उनका, ना ही कुशलता आती है, ना ही क्या होती है उनको इस काम में कुशलता आती है, और ना ही श्रेष्ठ उत्पादन होता है, क्योंकि व्यवसाय में ऊंच नीच नहीं होता रहता है, ऊंच नीच होता रहता है। अतः जरूरी है कि पेशा बदलने का विकल्प, चलिए दोस्तों, चूंकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है। क्या है, श्रेष्ठ क्या करता है, फिर से देखते हैं दोस्तों, मनुष्य की रुचि अरुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती। ऐसी हालत में जो है व्यक्ति अपने काम को टालू ढंग से करने लगते हैं, मन से नहीं करते, और इसमें
मनुष्य को कुशलता भी नहीं प्राप्त होती, इससे श्रेष्ठ उत्पादन भी नहीं होता है। जब कार्य कुशल रहेगा व्यक्ति तभी ना किसी काम को अच्छे ढंग से करेगा, उसमें श्रेष्ठ उत्पादन होगा। तो इसमें क्या होता है, कार्य कुशलता भी नहीं आती है, इसीलिए श्रेष्ठ उत्पादन भी नहीं होता है। चूंकि व्यवसाय में ऊंच नीच होते रहता है, अतः जरूरी है कि पेशा बदलने का विकल्प, चूंकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जाति प्रथा में जो है पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है, इसमें जो पेशा है वही रहेगा। तो इसलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। इसीलिए ये प्रथा जो है क्या करती है, ये प्रथा गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। तो भारत की गरीबी और बेरोजगारी के मूल में जाति प्रथा ही है। भारत की गरीबी और बेरोजगारी में क्या है, मूल में जो है कौन है, जाति प्रथा ही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि हमारा समाज जो है क्या है, एक आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होता है। अगर आदर्श समाज होता है तो उस आदर्श समाज में क्या होता है, सबका भाग बराबर होता है। इसमें आवाज संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। इसमें क्या होते हैं, आवाज संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी की तरह हिले मिले रहते हैं, लोग दूध और पानी की तरह हिले मिले रहते हैं, और इसी का नाम लोकतंत्र है। और इसी का नाम क्या है, लोकतंत्र है। एक आदर्श समाज में क्या होता है दोस्तों, सबके हितों में सबका भाग होता है। इसमें आवाज संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी की तरह मिल मिल कर रहते हैं, इसी का नाम लोकतंत्र होता है। तो लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवनचर्या और सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। लोकतंत्र जो है किसका नाम है, लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवनचर्या और सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे फिर से एक बार पढ़ लेते हैं सबको। क्या है दोस्तों, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो विडंबना का अर्थ सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, मजाक। विडंबना का सबसे पहला मतलब क्या होता है, मजाक। तो यहाँ पर कह रहा है लेखक जो है भीमराव अंबेडकर जी किस मजाक की बात करते हुए कहते हैं। तो लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात यानी मजाक की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो क्या है और स्वाभाविक है। इनका कहना है क्या, जो इस युग में जातिवाद के पोषक जो है इनका कमी नहीं है, जिसका स्वरूप क्या है, जो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो कि क्या है और स्वाभाविक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है जातिवाद के पोषक, उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के जो पोषक हैं उनका तर्क ये होता है कि जातिवाद के पोषकों का तर्क ये होता है कि आज के आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। आज के युग में भी क्या है, श्रम विभाजन आवश्यक है कार्य कुशलता के लिए, और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इनका कहना है, जातिवाद के जो पोषक है उनका कहना है कि श्रम विभाजन आवश्यक है इस सभ्य समाज की कार्य कुशलता के लिए, और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि इसका कहना है क्योंकि किसका, जाति प्रथा भी जो है श्रम विभाजन का ही रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर जो है लेखक भीमराव अंबेडकर जी का आपत्तियां है। जो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है। जाति प्रथा जो है किसका रूप ले लिया है, श्रम विभाजन का रूप ले लिया है। किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। श्रम विभाजन जो है क्या करता है, किसी
श्रम विभाजन व्यवस्था जो है श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं पर जो है अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति भारतीय समाज में, जाति जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? जाति जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? तो ये हो जाएगा दोस्तों, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है। श्रम विभाजन क्या है? अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। बल्कि माता के गर्भ में ही क्या किया जाता है? श्रम विभाजन कर दिया जाता है। जो जिसका लड़का है वो वही मिस्त्री है तो मिस्त्री ही बनेगा, इसका बच्चा भी इस तरह से। अरुचि पूर्ण होने के कारण और क्या होता है, इसमें किसी का रुचि नहीं, किसी श्रमिकों का रुचि नहीं होता है, तो अरुचि पूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ावा देने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी है? तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्यों है? क्योंकि भारतीय समाज में जो है श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति है, चाहे श्रमिक कार्यकुशल हो या नहीं, चाहे श्रमिक उस काम में जो है टैलेंटेड हो या नहीं हो, उससे कोई इसको नहीं होता है। मतलब इसमें कार्य में रुचि रखता हो या नहीं रखता हो, श्रमिक जो किसी काम में रुचि रखता हो या नहीं रखता हो, तो इस प्रकार हम कर सकते हैं कि श्रमिकों के कार्य, जब श्रमिकों कार्य करने में ना दिल लगे ना दिमाग लगे तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त हो सकता है? जब अगर श्रमिक को कोई काम करने में ना रुचि हो ना दिल दिमाग काम करे तो उस स्थिति में जो है कार्य कुशलता कैसे पूर्वक हो सकता है, कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त हो सकता है ना। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है। चलिए, लेखक आज के उद्योगों में क्या है? लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो है लेखक भीमराव अंबेडकर जो है आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं। क्यों? क्योंकि अरुचि और व्यवस्थावश यानी विवश होकर मनुष्य काम को टालने लगता है। जिस काम में अगर रुचि ना हो मनुष्य को और विवश हो उस काम को करने के लिए, तो क्या करता है, उस काम को मनुष्य टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में ना दिल लगे ना दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है? तो जिस काम में अगर आपका दिल ना लगे ना दिमाग लगे और ना ही आपकी रुचि हो उस काम में, तो आप उस काम में टैलेंटेड कैसे बन सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा में दिखाया है? तो लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और विवशता में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि। इस तरह से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो है दोस्तों, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविधि हितों का भाग, इसमें क्या होता है, बहुविधि हितों का सबका भाग समान होना चाहिए, इसमें सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण
के तरह होना चाहिए, भाईचारे की भावना से होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। हमें साथियों के प्रति क्या होना चाहिए, प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखें। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। आज के युग में भी जो जाति प्रथा की वकालत करते हैं वो सबसे बड़ी मजाक की बात है ना। तो ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। ऐसे लोग क्या है, भूल जाते हैं चीज कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निसंदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है, श्रमिक विभाजन नहीं। क्या कहते हैं, श्रम विभाजन निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं कि आधुनिक युग की आवश्यकता है श्रम विभाजन, पर यह श्रमिक विभाजन नहीं। तो जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन और उसमें ऊंच नीच का भेद करती है। जाति प्रथा जो है श्रमिकों का क्या करता है, श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन कर देता है, उसमें ऊंच नीच का भेद कर देता है। वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता है। वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता है। श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है। श्रम विभाजन जो है मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य का जन्मना पेशा थोप देता है। जबकि जाति प्रथा क्या करता है, जाति के हिसाब से इस पे पैसा थोप देता है। जैसे कोई सब्जी बेचने वाला का है, जैसे कोई बनिए का लड़का है तो बनिया ही बनेगा, इस तरह से उस पे पैसा थोप देता है। तो मनुष्य की रुचि अरुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती। मनुष्य की रुचि अरुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती। ऐसी हालत में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करता है, न कुशलता आती है, न श्रेष्ठ उत्पादन होता है, न ही इसमें कुशलता प्राप्त, यानी मनुष्य न ही इसका कोई काम में टैलेंटेड बन पाता है और न ही श्रेष्ठ उत्पादन हो पाता है। चूंकि व्यवसाय में ऊंच नीच होते रहता है, चूंकि क्या होता है, व्यवसाय में ऊंच नीच होते रहता है, तो जरूरी है कि पेशा बदलने का विकल्प, चूंकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है। चूंकि जाति प्रथा में क्या है, पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। भारत की गरीबी और बेरोजगारी के मूल में जाति प्रथा ही है। अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होता है। इसमें आवाज संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं, है ना। तो लोग दूध पानी की तरह इसमें क्या होते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, हिले मिले रहते हैं। इसी का नाम क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र के मूल रूप सामूहिक जीवनचर्या और सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।